अभी तक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में हमने पॉवर्टी गरीबी देख लिया था, और यहाँ से एक ये सचिन तेंदुलकर समिति का भी क्वेश्चन आया था। सचिन तेंदुलकर नहीं, क्या प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बास्केट वगैरह के बारे में ही पूछा था यहाँ से, इन्होंने किस किस की बनाई थी और कितना टाइम लिया था करके, इससे भी क्वेश्चन था सीडीएस में। ठीक है, तो हमने पहला पॉवर्टी क्रम खत्म किया था। ठीक है, उसके बाद क्या इकोनॉमिक जो टर्म्स यूज होते हैं, नेशनल इनकम वगैरह के बारे में कवर कर दिया था हमने, डिमांड एंड सप्लाई भी हो गया था, और उसके अलावा हाँ इंडिया की सिस्टम्स, मौद्रिक प्रणाली, ये सब हो गया। ठीक है, तो मेजर टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। M1 M2 मनी वाले, M4 मनी, नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉडर मनी क्या होती है, ये भी देखा था। M1 M2 को नैरो कहते हैं ना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए तो हेडिंग कर लीजिएगा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के लिए एक वर्ड आता है क्या, मुद्रास्फीति। बहुत ही सामान्य तरीके से कहेंगे तो मुद्रास्फीति का बेसिक मतलब क्या है, महंगाई से, है ना। मुद्रास्फीति का मतलब, अगर मुद्रास्फीति है तो मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ गई है। अब इसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है पहले वो समझना। मुद्रास्फीति है क्या, अगर हम नॉर्मल वे में मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है मुद्रा की जो वास्तविक शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है ना। मुद्रा की रियल वैल्यूज जो होती हैं, वास्तविक जो मान है मुद्रा का, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, मुद्रा की वास्तविक, डायरेक्टली कहें तो क्रय शक्ति में कमी, परचेजिंग पावर। ठीक है, अगर मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, दैट इज परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अवमूल्यन, मुद्रास्फीति हुई है, या इनडायरेक्टली हम कहें तो इन्फ्लेशन हुआ है ना। परचेजिंग पावर कम होना इज कॉल्ड व्हाट, इन्फ्लेशन। मुद्रा का बेसिकली परचेजिंग पावर घटना। एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु के या सेवा के मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, यानी कि प्राइस किसी चीज का लगातार बढ़ता चला जाता है, तो भी हम कहते हैं कि क्या है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं वस्तु और सेवा के औसत मूल्यों में वृद्धि, औसत मूल्य या एवरेज प्राइस में वृद्धि। अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सब डेफिनेशन है इसकी, है ना। इसको एक और कंसेप्ट से लिखते हैं, इसको कहते हैं टू मच मनी, क्या, टू मच मनी फॉर, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, क्या, टू मच मनी फॉर टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब किसी बहुत ही कम अमाउंट सामान के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लगना। ठीक है, या मुद्रा की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होती है मुद्रास्फीति की, मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी आना या मुद्रा के मान में कमी आना मुद्रास्फीति कहलाता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन बेसिकली इज, जब किसी करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है या महंगाई। जैसे सपोज करते हैं कि 2011 में, वर्ष 2011 में, ईयर 2011 में 100 रुपया देकर आप 1 लीटर ऑयल परचेज कर सकते थे। तो उस समय 100 रुपए का मान कितना था, यहां से आप दिमाग लगाएं, है ना। 100 रुपीज का वैल्यू था 1 लीटर ऑयल के बराबर। बट सपोज करते हैं कि आज हम लोग दुकान पे जाते हैं इन 2024, और 2024 पे जब आप 1 लीटर ऑयल लेते हो तो आपको देने पड़ते हैं 150 रुपीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो द थिंग इज कि 1 लीटर ऑयल तो सेम ही रहा ना दोनों केसेस में, पर क्या बदल गया, जहां पहले 100 रुपए लग रहे थे वहां अब 150 रुपीज लगेंगे। यानी कि इतने साल में 11 से 24 तक क्या हुआ, जो 11 में 100 रुपये की वैल्यू थी वो कितनी हो गई आज, 150 रुपये। अब जब आप सामान 100 रुपये में ले सकते थे, वही सामान के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 100 रुपये में अब आपको 1 लीटर से कम तेल मिलेगा, है ना। खुद ही देखो ना, अब 150 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है, तो 1 रुपये में आपको मिलेगा 1/150, तो 100 में कितना मिलेगा, 1/150 बाई दिस 10/15 लीटर ही मिल पाएगा। पहले आपको 15/15 मिल जाता, दैट इज 10/15 लीटर मिलेगा, मतलब 1 लीटर से कम मिलेगा।
पहले जब 100 रुपए में 1 लीटर मिल रहा था, अब वहां आपको 100 रुपए में 1 लीटर से कम मिल रहा है, यानी कि आपका जो परचेजिंग पावर था पैसे का वो क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल, परचेजिंग पावर का कम होना मतलब होता है मुद्रास्फीति होना या महंगाई होना। तो आप डायरेक्टली क्या कहते हो, महंगा हो गया, यही तो कहते हो ना। महंगा हो गया मतलब क्या, जिसके लिए आप पहले 10 रुपए दे रहे थे उसके लिए 20 रुपए दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका तब का 10 रुपया आज के 20 रुपए के बराबर है, यानी कि आज के 20 रुपए का वैल्यू कम है, तब के 10 रुपए का ज्यादा था। इसे कहते हैं मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी आना या परचेजिंग पावर में कमी आना। और इसी जो भी यहाँ पर हुआ है इसको कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। ठीक है, तो ये पोर्शन कहलाता है आपका इन्फ्लेशन, या इसको हम कह देते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहेंगे तो महंगाई। ठीक है, इतना तो महंगाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई क्या होती है ये हमें पता ही है, उसी को इन्फ्लेशन कह देते हैं, मुद्रास्फीति कह देते हैं, मुद्रा के मान में कमी आना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है इसको हम 2 तरीके से रखते हैं। देखो, पहला होता है मांग जन्य इन्फ्लेशन। ठीक है, एक को हम कहते हैं मांग जन्य इन्फ्लेशन और एक को हम कहते हैं लागत प्रेरित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो इनको जाएगा मुद्रास्फीति के प्रकार। हालांकि आपने बाकी सारी चीजें भी पढ़ी होंगी जैसे कि स्टैगफ्लेशन है ना, तो ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। अभी के लिए इतना मान लेना कि मुद्रास्फीति के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है मांग जन्य मुद्रास्फीति और एक होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति के लिए वर्ड आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैंने आपको मांग और व्यय, ये क्या बोलते हैं इसको, मांग और पूर्ति, बेसिक वर्ड आता है इसका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वो। ठीक है, तो यहाँ पर वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात चल रही है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और लागत प्रेरित इन्फ्लेशन के लिए आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल और कॉस्ट, डिमांड पुल कॉस्ट पुश, 2 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते रहना, दोनों का कॉमन मतलब क्या है, महंगाई होना है ना। मांग जन्य या डिमांड पुल के लिए हम कहते हैं अगर समग्र मांग बढ़ने से महंगाई आती है। ठीक है, समग्र मांग बढ़ने से, ठीक है, जब समग्र मांग बढ़ेगी तो इसके बढ़ने से जो महंगाई आएगी, जो मुद्रास्फीति आएगी, उसे बोलते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। और अगर बाय द वे कॉस्ट प्रेरित है तो इसको कहते हैं पूर्ति घटने के कारण या समग्र पूर्ति कम होने के कारण। ठीक है, अब बहुत ही आसान होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मांग क्या होती है, डिमांड, हम कितना मांग कर रहे हैं किसी वस्तु की, उसको हम बोलते हैं डिमांड, डिमांड है ना। और कॉस्ट पुश जो आती है वो आती है पूर्ति घटने की वजह से, समग्र पूर्ति घटने की वजह से। अब इसको ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाते, इजी तरीके से समझते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मांग जन्य क्या होता है, ठीक है, मांग मतलब डिमांड, लोग उस चीज की कितनी डिमांड कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सोचना। अब ना दिमाग भी लगाना साथ साथ में, बड़ा आसान हो जाता है। सोचो कि आप किसी चीज की बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको मांग रहे हैं, भैया खूब चाहिए हमको, बढ़िया चाहिए हमको और ज्यादा ज्यादा चाहिए हमको, तो क्या करेगा, दुकानदार को लगेगा कि हाँ यार इस चीज की बहुत डिमांड है, तो वो उसे महंगा कर देगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं बेसिकली मांग जन्य या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्यों हो सकता है, मैं 1 बाय 1 रीजन लिख, तैयार रखना खुद को। ये सब क्यों होता है, पहला, अगर आपके पास मनी सप्लाई बढ़ जाए, मान लीजिए किसी देश के लोगों को अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, उन लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए, तो वो क्या करेंगे, अब वो चीजें मांगने लगेंगे। पहले क्या है, गरीबी की वजह से, कम पैसा होने की वजह से लोग एसी नहीं खरीद, अचानक से मनी सप्लाई बढ़ गया, सबके पास 10-10, 15-15 लाख रुपए आ गए, एवरीवन विल गो एंड परचेज द एसी। तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, और जैसे ही समग्र मांग बढ़ेगी दुकानदार क्या कर देगा, एसी की कॉस्ट को महंगा कर देगा। नॉट ओनली दुकानदार बट जो इसे बना रहे हैं वो भी क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे। इसे कहते हैं मनी सप्लाई अगर किसी देश में बढ़ती है तो क्या होता है, जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है या महंगाई आ जाती है मनी सप्लाई बढ़ने से। दूसरा हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स या इसी के लिए हम हिंदी में वर्ड करते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो पैसा इनकम टैक्स के थ्रू आपसे लिया जाता है।
मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए सैलरी है और उसमें से आप 33% टैक्स दे देते हैं, तो आपके पास 33,000 रुपए तो गए ना टैक्स में। लेकिन अगर सरकार प्रत्यक्ष कर कम कर दे, डायरेक्ट टैक्स कम कर दे, मान ले 33% से 10% कर दीजिए, 10% करते ही क्या होगा, आप जहां पहले 33% टैक्स में दे रहे थे, आपके पास क्या बच रहा था, 66-67% के आसपास बच रहा था। जैसे ही सरकार ने 10% किया, अब आपके पास 90,000 रुपए बच रहा है, तो आप ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इससे, तो आप सामान को ज्यादा मांगोगे, मांग ज्यादा करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा ना, महंगाई बढ़ जाएगी। तो दो चीजें देख लीजिए, डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, मनी सप्लाई बढ़ने से होता है, या फिर डायरेक्ट टैक्स में कमी आ जाए, डायरेक्ट टैक्स सरकार घटा दे तो भी होता है। तीसरा चीज देखो, मान लीजिए किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाए, फॉरेक्स में वृद्धि हो जाए, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, विदेशों से आने वाला धन अगर बढ़ जाए, मान लीजिए आपके परिवार से कोई अमेरिका है और वो अचानक ज्यादा पैसा भेजने लग जाए, तो भी आप ज्यादा सामान मांगने लगोगे। कल तक आप टीवी देख रहे थे, अब आप कहेंगे नहीं हमें एलईडी चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, हम घर में ही थिएटर बनाएंगे, मांग बढ़ा दी, मांग बढ़ाई पैसा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सिंपल चीज। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ सोचना, अगर किसी देश में काला धन बढ़ जाए, ब्लैक मनी, काला धन बढ़ जाए, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज के ऑप्शन रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी देश में ब्लैक मनी बढ़ गई, अब ब्लैक मनी बैंक में तो जाएगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपने घोटाला किया, घोटाला करके आपके घर पे 1 करोड़ रुपए आए, उस 1 करोड़ से क्या करोगे, बैंक में तो जमा करोगे नहीं, तो क्या करोगे, आप जाके बोलोगे भैया हमको क्या चाहिए, हमको शॉपिंग करना है, साड़ी खरीदनी है, लहंगा खरीदना है, टीवी लगानी है, एसी खरीदना है, कार खरीदनी है। और ये सब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे काला धन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, अपने आप इन्फ्लेशन आएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर होगा। अच्छा, गोइंग अगेन, और देखो, मैं ये सारे रीजन डिमांड पुल के बढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, काला धन के अलावा देखो, अगर सपोज करो कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाए, पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ जाए, जैसे कि इंडिया, अगर किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो खुद ही सोचो उस देश की जनता ब्रेड, आटा, चावल, दाल, साबुन, मूलभूत चीजें ज्यादा मांगेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को वो चीज ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो पहले कम पड़ रही थी। सिंपल, सपोज करो कि पहले केवल 10 किलो चीनी किसी देश में यूज हो रही है, अब अगर अचानक 100 किलो मांगने लगेंगे तो चीनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना उस देश में। ठीक है, छठा, एक रीजन है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सार्वजनिक व्यय कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, सरकार, जो सरकार जनता पर खर्च करती है उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय। सपोज करो सरकार ने ज्यादा पैसा देना शुरू कर दिया लोगों को सार्वजनिक व्यय में, मनरेगा पर चीजें बढ़ा दी, पैसा बढ़ा दिया मनरेगा का। ठीक है, 300 रुपया मिल रहा था, अब 500 रुपये मिल रहा है, तनख्वाह बढ़ा दी लोगों की, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया सरकार। और जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, खूब सारा पैसा आएगा, फिर से सेम चीज। अगला, किसी देश का निर्यात, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, सोचो, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े, एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाए, मतलब हम दूसरे देशों को सामान देने लग जाए। अब खुद ही सोचो, हम दूसरे देशों को ज्यादा सामान दे रहे हैं, मतलब मांग बढ़ी ना हमारी, मांग बढ़ी तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, सिंपल सी चीज है। दूसरे देश वाले भी हमारा सामान मांगने लगेंगे तो हम प्राइस बढ़ाएंगे ना उसका। अगला देखो, आयात में कमी आने लग जाए। ठीक है, आयात में क्या आ जाए, कमी आ जाए। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, हम किसी दूसरे देश से सामान मंगा रहे थे लेकिन अब मंगाना कर दिया बंद। ठीक है, सपोज करते हैं, सिंपल सी चीज है कि हम जो है चाइना से सामान मंगाते थे और हमने कहा नहीं अब चाइना वाला नहीं मंगाएंगे यार, और हमने चाइना से बंद कर दिया, तो कहीं से तो लेंगे, कहाँ से लेंगे, अपने देश से, अपने देश से लेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, सिंपल। तो क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जितने टॉपिक्स ये मैंने बताए, ये सारे के सारे याद रह जाएंगे। मनी सप्लाई बढ़ जाए, डायरेक्ट टैक्स कम हो जाए, फॉरेक्स बढ़ जाए, ब्लैक मनी बढ़ जाए, पब्लिक बढ़ जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, निर्यात बढ़ जाए या आयात घट जाए, इन सब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, इन सब से क्या आता है, मांग प्रेरित महंगाई आती है। ठीक है, ये सब महंगाई का रीजन है बेसिकली, इन सब से महंगाई आती है। एक और नाइन्थ जो टर्म है, इसको मैं बाद में और बेटर एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए ऐसा सोच लेना या ऐसा लिख लो कि रुपये का मूल्य ह्रास अगर होता है तो भी महंगाई बढ़ती है।
रुपये का मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी आना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। मूल्य ह्रास में कमी आने का मतलब भी महंगाई होता है। ये कुछ ऐसे काम करता है जैसे मान लीजिए कि पहले आप 100 रुपए में तेल की बोतल ले रहे थे, लेकिन 100 रुपए की कीमत ही गिर करके 80 के बराबर हो गई, तो अब आपके लिए महंगाई बढ़ गई। अब आपको तेल की बोतल के लिए देने तो 100 ही पड़ेंगे, लेकिन अब वो 80 रुपए के बराबर ही माना जाएगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा रुपया ऐड करना पड़ेगा इसमें। इस तरीके को कहते हैं मूल्य ह्रास होना, यानी कि रुपये की कीमत का कम हो जाना। इस स्थिति में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। तो कुल मिला के हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कम से कम 9 कारण मैंने आपको दिखाए। इन 9 में से कोई 4 ऑप्शन में होंगे, 3 ऑप्शन में होंगे, 1 ऑप्शन में नहीं होगा। तो आपको कहेगा कि भैया बताइए इनमें से कौन डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण नहीं है, या काला धन बढ़ने से कौन सी मुद्रास्फीति बढ़ती है, डिमांड पुल, फिर कॉस्ट पुल, फिर बोथ या नन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इकोनॉमिक्स में, इसके लिए तैयार रहना। ठीक है ना। अब देखते हैं कॉस्ट पुश में क्या होता है। ठीक है, चलो दोनों को कंपेयर करने के लिए ना मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ताकि आप साथ साथ में देखते भी रहें कि कॉस्ट पुश और डिमांड पुल में क्या अंतर होता है। देखो कॉस्ट पुश में मैंने आपको क्या बताया कि अगर कभी पूर्ति घट जाती है किसी सामान की मार्केट में, तो भी महंगाई बढ़ती है। इसको ऐसे समझो कि सपोज करिए कि हम सभी लोग जो है वो जितना पहले मांगते थे उतना ही अभी भी कोलगेट मांग रहे हैं या टूथपेस्ट मांग रहे हैं कोई भी। अब अचानक क्या हुआ कि कोलगेट या टूथपेस्ट बनाने वाली किसी कंपनी में, जहां टूथपेस्ट बनता है, वहां सामान खत्म हो गया टूथपेस्ट बनाने को, और जो पहले 100 टूथपेस्ट बना रहे थे अब वो 10 ही बना रहे हैं, तो मार्केट में 10 ही आएंगे। अब सोचो मार्केट में अगर 10 ही टूथपेस्ट आएंगे, डिमांड तो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, बड़ी नहीं डिमांड। पहले भी 100 मांग रहे थे, अब भी 100, लेकिन अब है ही 10। तो क्या होगा, उन 10 के लिए झगड़ा होगा, लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को महंगाई कहते हैं। तो जब किसी चीज की पूर्ति बाजार में घट जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो अपने आप उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आपने प्याज वगैरह वाले केस में देखा होगा, क्या होता है, जैसे ही प्याज लगने लगे कि भैया गड़बड़ हो गई है, प्याज की क्वांटिटी कम हो गई है, वैसे ही क्या होता है, प्याज की जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं एकदम से, बस हो गया। अब ये जो पूर्ति घट रही है, ये क्यों घटती है, इसका पहला कारण है उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जहां पर हम वस्तु बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, वो वैल्यू वहां पैसा ज्यादा लगने लग जाए। उत्पादन लागत अगर बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, उसको बनाने में जो पैसा लग रहा है वो बढ़ जाए। फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ गई तो क्या होता है, उत्पादन लागत की वजह से ही पैसा बढ़ जाता है। जैसे 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 इसका बढ़िया प्यारा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई है, पेजेस की, किसी भी चीज की प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि सरकार ने पेपर पे टैक्स बढ़ा दिया, पेपर पे पैसा ज्यादा लेने लग गए, कागज पर, है ना, और कागज का जो बंडल है वो महंगा मिलने लग गया। ऑब्वियसली क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। तो अब ये फैक्टर कॉस्ट कैसे बढ़ता है, देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब उत्पादन लागत। उत्पादन लागत भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कारक लागत जो मेन फैक्टर है वो, और एक होती है गैर कारक, नॉन फैक्टर्स जो होते हैं। कैसे काम करते हैं बिल्कुल प्यार से समझ। देखो आप किसी चीज की कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, मान लो आपने समोसा बनाने की कंपनी खोली, बढ़िया, आप उस पर समोसा बनाते हो, बेचते हो और खूब पैसा कमाते हो। अब क्या कारण हो सकते हैं कि आपका समोसा महंगा हो जाए, जबकि लोगों में डिमांड नहीं बढ़ी है समोसे की। पहले भी आपके रोज 100 कस्टमर आते थे, आज भी 100 ही आते हैं, लेकिन आपका समोसा आपने महंगा कर दिया। क्या हो सकता है इसका कारण, एंड द थिंग इज कि ये सब हो रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि आपकी कारक लागत बढ़ गई। ये कैसे बढ़ सकती है सोचना। मान लीजिए कि आप जिस जगह पे आपने दुकान डाली थी उसका किराया बढ़ जाए। तो किराया बढ़ गया, अगर रेंट बढ़ गया, तो आप समोसे की कीमत बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। मान लीजिए किराया नहीं बढ़ा, लेकिन जो वर्कर आपके यहाँ आते थे आपने उनका वेतन बढ़ा दिया, तो अगर आप वेतन बढ़ाओगे तो भी आपको समोसे की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। चलो छोड़ो, आपने वेतन भी नहीं बढ़ाया, आपने दुकान के लिए लोन लिया था और दुकान वालों ने, वो बैंक वालों ने लोन पर ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो भी आपको समोसा ही महंगा करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप चाह रहे हैं यार कि 10 रुपए के समोसे में कम प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, 12 का बेचो। अगर आप अपना लाभ बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपको समोसा महंगा बेचना पड़ेगा। इन सब को कहते हैं कॉस्ट पुश। आपकी डिमांड नहीं बढ़ी है, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आया, 100 लोग पहले भी खा रहे थे, 100 लोग अभी भी खा रहे हैं। बस आपने क्या किया,
किराया बढ़ने की वजह से, वेतन बढ़ाने की वजह से, ब्याज की वजह से या लाभ ज्यादा लेने की इच्छा से आपने कारक लागत बढ़ा दी, चीज महंगी हो गई। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गैर कारक लागत में कहते हैं, मान लीजिए आपका आलू ही महंगा हो जाए, फिर कच्चा माल महंगा हो जाए, तो मजबूरी है भैया। किराया नहीं बढ़ा, वेतन भी नहीं बढ़ा, ब्याज भी वही रहा, लाभ भी वही रहा, लेकिन आलू ही महंगा हो गया, तो क्या करोगे? उत्पादन लागत बढ़ गई। उत्पादन लागत बढ़ गई तो समोसा महंगा करोगे कि नहीं? सिंपल थिंग, इजी, आराम से कर सकते हैं। ये मैंने एक ही पॉइंट बताया आपको, उत्पादन लागत बढ़ने के लिए लागत प्रेरित इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उत्पादन लागत किन किन चीजों से बढ़ती है वो आगे लिख दिए मैंने। अब देखो, उत्पादन लागत तो एक कारण है, ठीक है। सोचो, उत्पादन लागत नहीं बढ़ी, लेकिन इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्स था, अप्रत्यक्ष कर था, वो बढ़ गया। इस बार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखो, जीएसटी बढ़ गई। मान लो सरकार ने समोसे पर जीएसटी लगा दी, आप तो 10 का ही बेच रहे हो, लेकिन 18%, 20% जीएसटी और लगा दी, तो आपकी मजबूरी है, 2% आप कस्टमर से ही मांगोगे। आप कहोगे देखो भैया, मैं तो 10 का ही दे रहा हूँ, ये 2% सरकार मांग रही है, तो 12 रुपए का समोसा हो जाएगा अपने आप। 20% का टैक्स लग गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से अब आप अंतर समझ रहे होगे। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जब आता है, देखो कितना प्यारा प्रश्न बन रहा है, समझ गए ना? देखो खुद से, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, और डायरेक्ट टैक्स कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमिक्स में, एंड दैट यू हैव टू रिलेट। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से समोसा 2 रुपया महंगा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स कम होने से क्या होगा? मेरी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, मैं ज्यादा समोसे खाऊंगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड बढ़ेगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है डायरेक्ट टैक्स कम होने से। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। समझे? बढ़िया। देखो, तीसरा, मान लो सरकार सब्सिडी घटा दे। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट। सब्सिडी घटा दे, सब्सिडी कम कर दे सरकार। सब्सिडी कम करने का मतलब, सिलेंडर 1000 रुपए का था, उस पे से 500 मुझे वापस मिल जाते थे सब्सिडी के रूप में। अब सरकार ने कहा कोई पैसा वापस नहीं होगा, सिलेंडर 1000 का, उत्पादन लागत बढ़ गई, मेरा सब्सिडी कम होने की वजह से मैं महंगा करूंगा समोसा। समझ गए? सब्सिडी घटना मतलब यहाँ क्या था? पब्लिक एक्सपोर्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। जनता पर सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, जनता पे सरकार कम खर्चा करेगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। दैट वाई वी हैव टू बैलेंस। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है चीजों को, वरना प्रॉब्लम। ठीक है, चौथा देखो। देखो बहुत ही प्यारी चीज है, नोट्स बनाओगे ना अपने आप काम हो जाएगा। सपोज करो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका समोसा बनना कम हो गया, उत्पादन ही घट गया, उत्पादन कम हो गया। अब उत्पादन कम कैसे हो सकता है? देखो, सपोज करो कि गर्मी बढ़ गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। बारिश के मौसम में लोग समोसा खाएंगे ना, गर्मी में धूप में कौन समोसा खाए? तो मौसम की वजह से आपका सामान कम हो गया। मान लो कि आपकी फसल ही खराब हो गई, आलू पैदा ही नहीं हो पाया। अब आलू की कीमत बढ़े वो अलग चीज है, कच्चे माल की कीमत बढ़ना अलग है, कच्चा माल मिल ही ना पाना अलग चीज है। मैदा मिलना बंद हो गया, आपको समोसा कैसे बनाओगे? कच्चा माल कम हो गया। या फिर मान लीजिए कोई सरकार ने पॉलिसी बना दी और सरकार ने कहा कि आज से भैया समोसे बनाने से पहले उनकी जांच करानी पड़ेगी कि उनमें तेल कितना है, बाकी चीजें कितना है, इससे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो कोई सरकारी नीति आने से भी आपका उत्पादन घट सकता है। और इन तीनों कारणों से, मौसम की वजह से, कच्चा माल कम होने की वजह से, या सरकारी नीति की वजह से जब कभी इन्फ्लेशन आता है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि इन चीजों की वजह से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोग समोसा 100 ही खा रहे हैं, 100 ही लोग आपकी दुकान पे आ रहे हैं, बट द रीजंस आर डिफरेंट। उत्पादन लागत, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, उत्पादन कम के अलावा सुनना ध्यान से, जमाखोरी। क्या? जमाखोरी। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, खासकर कब? जब ये आलू प्याज वाला आता है, इसको कहते हैं होर्डिंग। ठीक है, चीजों को जमा करके रखना। आपने समोसे की दुकान खोली, आप समोसा बेचना चाह रहे हैं, पर लोगों ने आलू जमा करके रख दिए क्योंकि उन्हें लगा कि भैया आलू की खेती इस बार कम होने वाली है, या प्याज ही जमा करके रख दिया। मान लो पहले आप 10-10 रुपए किलो आलू खरीदते थे, आप जिस मंडी से आलू खरीदते थे उन्होंने आलू जमा करके रख दिए और बेचना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा? लोग मांगेंगे आलू, लेकिन वो कहेंगे नहीं सॉरी सर, आलू तो है ही नहीं हमारे पास।
मतलब क्या हुआ, आलू कम हो गया, आलू की सप्लाई घट गई तो कॉस्ट पर इन्फ्लेशन आ जाएगा, अपने आप वो महंगा हो जाएगा। प्याज वाले केस में आपने देखा भी होगा, सरकार क्या करती है, जमाखोरी को बंद करवाने की कोशिश करती है। वो कहती है नहीं, अगर किसी के पास रखा हुआ जमा किया हुआ प्याज है तो तुरंत मार्केट में लेके आइए उसको। ये जबरदस्ती का इन्फ्लेशन होता है जमाखोरी से, जब होता है होर्डिंग से होता है। सपोज करो कि आपने कहा मुझे प्याज खरीदना है और जितने भी दुकानदार आपके आसपास है उन सब ने प्याज छुपा के रख दिया, तो आपको अब अर्जेंट है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होंगे। इस टाइप को हम कहते हैं जमाखोरी या होर्डिंग। ठीक है, देखो एक और होता है इसी के अंदर रीजन, उसे हम कहते हैं डिफेक्ट इन सप्लाई चेन या डिफेक्टिव सप्लाई चेन। क्या, डिफेक्टिव सप्लाई चेन। ठीक है, डिफेक्टिव सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, एक सप्लाई चेन क्या करती है, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। आपकी समोसे की दुकान है और आप चाह रहे हैं कि आपको समोसा आलू मैदा टाइम पर मिलता रहे, बट जो गाड़ी आलू लेकर आपके यहाँ तक आती थी वही खराब थी, तो इस डिफेक्टिव सप्लाई चेन की वजह से भी तो महंगाई आ जाएगी ना। मान लीजिए वो गाड़ी ही खराब हो गई और 1 महीने तक आपके पास आलू ही नहीं पहुंचे, आपको आलू लोकल मार्केट से खरीदने पड़े 10 रुपया महंगा, तो आपका समोसा भी उतने दिनों तक क्या रहेगा, महंगा रहेगा। इसे कहते हैं सप्लाई चेन में डिफेक्ट होना। कुछ भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव सप्लाई चेन या पूर्ति श्रृंखला। ठीक है, एक और चीज हो सकती है, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं, अगर आयातक वस्तु के मूल्य बढ़ जाए, मैंने बोला आयातक, आयात की हुई का मतलब होता है इंपोर्ट की हुई वस्तु का कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, आयातक वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाता है, इसका महंगाई से क्या लेना देना है, सोचो। आप जो समोसा बनाते हैं उसका मैदा आप मेक्सिको से मंगाते हैं और अचानक मेक्सिको से आने वाला वो मैदा ही महंगा हो जाए, इंपोर्टेड गुड महंगा हो जाए, तो आपका समोसा महंगा होगा कि नहीं होगा। सिंपल थिंग, आयातक वस्तु का मूल्य बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, आयात कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। समझे, अगला देखो, अगर रुपये का मूल्य ह्रास हो जाए, अच्छा इसको रेड से लिख रहा हूं, रीजन आप समझ रहे हैं, मैंने वहां भी लिखा है, देखो रुपये का मूल्य ह्रास, ये समग्र मांग बढ़ने पर भी और यहाँ भी रुपये का मूल्य ह्रास। इसका मतलब अगर कभी भी पैसे की कीमत, रुपये की कीमत कम होती है मतलब 1 रुपया पहले क्या था, $1 में 80 रुपए थे, 50 रुपए थे, अब 80 आ गए, तो रुपये का मूल्य ह्रास हुआ। पहले आपको $1 के बदले केवल 50 रुपए देने पड़ते, लेकिन अब आपको $1 के बदले 80 रुपए देने पड़ेंगे। इसे कहते हैं रुपये का मूल्य ह्रास। और रुपये का मूल्य ह्रास होने से ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों आते हैं। ठीक है? दोनों चीजों में सेम इशू आता है, सेम प्रॉब्लम होती है। तो क्या अब आप इन्फ्लेशन क्यों होते हैं, महंगाई क्यों होती है, कि रीजंस को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स में कुछ छूटे ना बस। ठीक है, मैंने लगभग सब में वो बनाए हुए हैं, एरोज बनाए हैं कि किसके बढ़ने से क्या होता है करके, है ना, किसके इंक्रीज होने से, किसके डिक्रीज होने से इन्फ्लेशन आता है, वो यहाँ पे बना हुआ है। तो कम से कम एटलीस्ट अपने नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट तो रख ही लो जिससे काम हो जाए। सारे के सारे रीजन्स जितने हो सकते हैं हमने यहाँ पे कवर कर, ठीक है, लगभग सारे के सारे कवर किए हुए हैं। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ, हुआ क्या था, 2010 से लेकर के 2014 तक रुपये का बहुत ज्यादा मूल्य ह्रास हुआ। ये जो रुपये का मूल्य ह्रास है ये हमें देखने के लिए मिला था 2010 से लेकर के 2014 तक। आपको याद होगा ये यूपीए गवर्नमेंट था, 2010 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और इस समय पे रुपये का मूल्य ह्रास बहुत ज्यादा हुआ था। उसके रीजंस बहुत सारे थे, जैसे कि तेल वगैरह है, ये चीजें हैं, ऑयल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी। तो 2010 से 2014 तक रुपया लगातार क्या हुआ था, गिरा था, नीचे गिरा था, है ना, रुपए का मूल्य ह्रास हुआ था। तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पे कांग्रेस का जब टाइम था, जब मोदी गवर्नमेंट जब जीती थी 2014 में, उस समय पे महंगाई बहुत बड़ा इशू था क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस टाइम पे रीजन क्या था, रुपये का मूल्य ह्रास होना, रुपया कीमत गिर गई थी, इसीलिए महंगाई थी। अब जरा कॉमन सेंस से सोचो, अगर आप आज का केस देखते हो 2024 में भी, तो भी तो महंगाई उतनी ही है। लगभग तेल 2014 से महंगा मिल रहा है आज, आटा महंगा मिल रहा है, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, उसके बाद भी लोग खरीद पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनका मनी सप्लाई भी बढ़ गया है, उनके पास पैसा क्या आ गया है, ज्यादा आ गया है। और ये हमेशा होता है, ठीक है, ये कॉमन चीज है इकोनॉमी में। जब भी आपको लगे कि इन्फ्लेशन बहुत ही ऊपर चल रहा है
आपको देखना है कि क्या एम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ा है, क्या लोगों के पास पैसा भी बढ़ा है। मतलब इन्फ्लेशन कॉजिंग अ प्रॉब्लम और नॉट कॉजिंग अ प्रॉब्लम। हमेशा इन्फ्लेशन एक समस्या नहीं होती है, महंगाई हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती है। महंगाई बढ़ने से जो बेरोजगारी दर है वो घटती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। हालांकि अभी करंट में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको एकदम सही नहीं मानते हैं। कुछ समय के लिए अल्पकालिक तौर पर वो मानते हैं ऐसा हुआ था, बट एक कर्व आता है, फिलिप्स कर्व या फिलिप्स ग्राफ आता है, वो बताता है कि जो आपका महंगाई है, ठीक है, महंगाई मुद्रास्फीति जब बढ़ती है या इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से जो बेरोजगारी दर है वो कम होती है। ठीक है, अभी मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगा, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा क्या होता है, बट अभी के लिए इतना याद रखना। और 2010 से 2014 के बीच का जो रीजन था वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास कुल मिलाकर के दो टाइप की महंगाइयां हैं। पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों में से खराब किसे माना जाता है या बुरा किसे माना जाएगा, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल? ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, आप लोगों में से जो ग्राफ में अच्छे हैं, जिनको ग्राफ बेटर समझ में आते हैं, उनके लिए तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिनको ग्राफ समझ में नहीं आते हैं वो मैं जो कह रहा हूँ उनको याद कर ले। ठीक है, मैं दो ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई नेट इनकम, टोटल कमाई कितनी है, और यहाँ पे मैंने लगाया कि मूल्य कितना है, चीजों की कीमत कैसी है, मूल्य और नेट इनकम। जब मैंने ग्राफ बनाया तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ऐसे होती है और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो ऐसे जाती है। मतलब समग्र माल मांग यहाँ पे आ गया, ये देखो, और समग्र पूर्ति यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मांग और पूर्ति आ गया। तो जब मांग और पूर्ति का ये जो ग्राफ है, जब भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल, इसका मतलब क्या हुआ, मांग में वृद्धि करनी है आपने। मांग में वृद्धि करने का मतलब जो मांग का ग्राफ है उसको आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो, ये आपका डिमांड जो है वो बढ़ गया। तो देखो, पहले डिमांड और पूर्ति यहां पर मिल रही थी, अब डिमांड और पूर्ति यहां पर मिल रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी पॉइंट को आगे एक्सप्लेन, ये बढ़ा, ये और ये पहले है। तो आप खुद ही देखो, पहले केस में नेशनल इनकम ये थी, दूसरे केस में नेशनल इनकम यहां पहुंच गई। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं नेशनल इनकम बढ़ी है, राष्ट्र की आय बढ़ी है। इसीलिए मांग जन्य मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं, बट एक छोटे समय के लिए अगर ये आता है तो इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसकी वजह से देश की आप जो नेशनल इनकम है या नेट इनकम है वो बढ़ती है, मतलब आय जो है वो बढ़ती है किसी देश की। वहीं अगर मैं यही ग्राफ बनाऊं, नेशनल इनकम, एनआई और मूल्य स्तर का, मूल्य का, लेकिन इस बार जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे। ये रही डिमांड और ये रही सप्लाई, सेम क्या, पूर्ति और ये हो गया आपका मांग। और इस बार जो ग्राफ है वो हम बनाने वाले हैं कॉस्ट पुश के लिए, कॉस्ट पुश। तो जो कॉस्ट पुश है उसमें क्या होगा, जो आपका ये पूर्ति का कर्व है ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, पूर्ति बढ़ेगी। अब देखो, जैसे पूर्ति बढ़ी, पूर्ति बढ़ी मतलब पूर्ति का ग्राफ ऊपर को गया, ठीक है, पूर्ति घट जाएगी ना, नीचे को आएगी। ये देखो, पहले यहाँ मिल रहा था, अब यहाँ, तो यहाँ देखो नेशनल इनकम ये आ गई, पहले ये थी, ये पहले थी, ये बाद में आ गई। तो आपको दिख रहा होगा नेशनल इनकम घटी है, कम हुई है। इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जो नेशनल इनकम है वो घटती है, राष्ट्र की आय घटती है, इसीलिए इसे बुरा माना जाता है। तो एज एन कंक्लूजन अगर कभी आया कि कौन सी महंगाई अच्छी है, तो आप बोलेंगे सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर हो तो उसे बेटर माना जाना चाहिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को थोड़ा सा खराब। इसीलिए पुश यानी कि इसको कॉस्ट पुश या धक्का बोला जाता है। कॉस्ट की वजह से जो मुद्रास्फीति आती है वो धक्के की तरह आती है, जबकि डिमांड में पुल होता है, खींचा जाता है चीजों। खींचना अच्छा है, उसको कवर किया जा सकता है, पर अगर कोई धक्का दे दे किसी इकोनॉमी को तो बहुत ही गलत बात है। तो आपको पता है कि उत्पादन लागत बढ़ना गलत बात है, मनी सप्लाई बढ़ना अच्छी बात है। किसी देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां किराया बढ़ जाए ये बुरी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना बुरी बात है, इनकम टैक्स कम करना ये ठीक है। अब यहां से आप कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ना बेटर है, जमाखोरी करना गलत है। ठीक है, हालांकि इसको समझने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, बट केवल अगर मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करूंगा तो कौन सी महंगाई अच्छी है, तो मांग जन्य को
फिर भी हम लागत प्रेरित से बेटर मानेंगे। उसका रीजन आपके सामने मैंने ग्राफ बना के दिखा, ठीक है ना? इतने पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं उन उपायों की तरफ जाता हूँ जो सरकार ले सकती है चीजों को ठीक करने की, ठीक है? इसमें से किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम मुद्रास्फीति को कम करने के उपायों की तरफ जाएंगे। इन्फ्लेशन से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम चर्चा करते हैं उपायों की, ठीक है? तो सबकी समझ में आ गया? फिर चलिए, तो अब बात करते हैं हम उपायों की, या स्टेप्स जो सरकार या आरबीआई लेती है और जो भी लेने चाहिए, ठीक है? जो लेती है स्टेप्स सरकार और जो स्टेप्स लेने चाहिए वो, जैसे आपको अगर मैं बताऊं 2008-9 से लेकर के 2014 तक देश में इन्फ्लेशन काफी रहा है, महंगाई रही है। ये नहीं है कि उसके बाद इन्फ्लेशन कम हो गया था, बट हाँ, स्टार्टिंग में कुछ बहुत तरीके हमने जरूर ऐसे यूज किए थे जिससे काफी सारा हमने कर्जा वगैरह जो है देश का वो घटाया था 2014 के बाद से। वो जो किया स्टेप, वो कैसे किया सरकार ने, इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी करवाता हूँ इंडिया के अंदर ऑयल्स का, ठीक है? भारत की अर्थव्यवस्था पर तेल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? आपने सुना भी होगा कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत के अंदर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, ऑयल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? हम ऑयल को बाहर से मंगाते हैं, ठीक है? बहुत ही ध्यान से समझना, ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास अपने तेल के कुएं नहीं है, तो हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो अब देखो कि इंडिया है और इंडिया को तेल किसी दूसरे देश से मंगाना है, तो हम एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। इंडिया मान लेते हैं कि जो तेल है वो कहाँ से मंगाता है, सऊदी से मंगाता है, ठीक है? सऊदी से मंगाता है। तो इंडिया सऊदी से क्या लेता है, तेल लेता है, ऑयल लेता है। और इंडिया सऊदी को क्या देता है, रुपया। रुपया तो हम देते नहीं है, हम क्या देते हैं, डॉलर देते हैं। सिंपल है। देखो, बहुत ही प्यार से समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इंडिया सऊदी से क्या मंगाता है, तेल मंगाता है, और हम बदले में उसको क्या देते हैं, डॉलर देते हैं। बट हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं, इंडिया के पास तो रुपया है ना। तो इंडिया किसी को रुपया देगा, किसी को इंडिया रुपया देगा, और इंडिया को रुपये के बदले में क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। और यही डॉलर इंडिया किसको दे देगा, सऊदी को दे देगा। अब ये किसको देगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ये पैसा आरबीआई से मांगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया से रुपया लेगा और इंडियन सरकार को डॉलर देगा, डॉलर सऊदी को दे देंगे। अब आरबीआई ये रुपया लेगी, डॉलर देगी, रुपया लेगी, डॉलर देगी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, अगर मान लो कि सऊदी कह दे कि हम तेल कम है हमारे पास या महंगा कर रहे हैं, तो ऑयल के बदले ज्यादा डॉलर देगा। ज्यादा डॉलर देगा तो हमको आरबीआई से ज्यादा डॉलर मांगने पड़ेंगे। ज्यादा डॉलर मांगने पड़ेंगे तो क्या आरबीआई जिससे भी ये डॉलर मांग रहा है, सपोज करो कि आरबीआई यूएसए से ये डॉलर लेता है। यूएसए से लेने का मतलब हुआ कि इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कोई दूसरे देश से इंडिया में पैसा भेजता है तो हम उसको चेंज करके रखते हैं। कोई इंडिया में घूमने आता है अमेरिका का, उससे भी हम डॉलर लेते हैं। या कभी कभी कुछ हम अमेरिका को बेचते हैं तो उससे भी हम डॉलर लेते हैं। ये सब इंडिया के पास डॉलर कहाँ से आ रहा है वो है। सपोज करो कि हम गए यार हमको ज्यादा डॉलर चाहिए, इंडियन सरकार कहे कि वी नीड मोर डॉलर्स ताकि हम ज्यादा तेल खरीद सकें, या तेल महंगा है हमको थोड़ा ज्यादा डॉलर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से कहना पड़ेगा आरबीआई भैया थोड़ा ज्यादा डॉलर दो। आरबीआई जब यूएसए से डॉलर मांगेगा तो यूएसए कहेगा तुम ज्यादा मांग रहे हो डॉलर, इसका मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है। डॉलर की डिमांड ज्यादा है मतलब प्राइस बढ़ा दो, महंगा कर दो। तो जो डॉलर पहले मान लो कि आप $1 के लिए 50 रुपया दे रहे थे, अब क्या होगा, अमेरिका कहेगा नहीं 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 नहीं, अब तो $1 के बदले हम लेंगे आपसे 80 रुपये। अब क्योंकि इंडिया की मजबूरी है डॉलर लेना, तो हम क्या करेंगे, 80 रुपया दे देंगे। 80 रुपया दे देंगे तो डॉलर, हमारी मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ, हमारा जो मुद्रा की कीमत है वो घट गई। तो इस तरीके से क्योंकि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया की जो कॉस्ट है, जो डॉलर पैसे की कीमत है, रुपये की कीमत है, उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है? अब हुआ क्या, 2008 से लेकर के आप कह सकते हैं 2014-13 तक बेसिकली तेल की कीमत या ऑयल की जो कॉस्ट वो काफी ऊपर बढ़ी। लगभग लगभग आप मान लो कि 50% के आसपास बढ़ी। मतलब ये लगभग 70 रुपया लीटर हो गया।
या तेल 70 रुपए लीटर हो गया, 70-80 रुपए लीटर के आसपास अभी मान लेते हैं। तो इंडिया में 70 रुपए लीटर तेल बहुत ज्यादा महंगा था, बट क्या करें, अब कॉस्ट ही इतनी थी, कुछ कर नहीं सकते थे, तो पब्लिक को 70 रुपए लीटर पर ही तेल बेचना पड़ा। ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 2014 में फिर महंगाई की वजह से सरकार चली गई और बाकी सारी चीजें आई, और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तब तक वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक होने लगी और ये कॉस्ट लगभग 50% डिक्रीज कर गई, नीचे आ गई, और कम से कम तेल जो है वो 35 रुपए लीटर आ गया। बट गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, भारत में 35 रुपए लीटर तेल कभी नहीं बिका। तो सरकार ने किया क्या, ध्यान से सुनना। 70 रुपए लीटर जो तेल था वो आ तो 35 गया था, बट सरकार ने क्या किया, इस 35 पर 30 रुपया टैक्स लगा दिया। लेकिन इतना चेक किया नहीं पब्लिक को, पहले 70 रुपए मिल रहा था, अब क्या हुआ देखो, 35 और 30 कितना, 65। सरकार ने 5 रुपया तेल सस्ता कर दिया, लोग खुश, 65 रुपए में तेल मिल रहा है। जबकि अगर 2014 में प्राइस को घटाया जाता तो ये कम से कम 35 रुपए लीटर किया जा सकता था, बट किया कितना, 65 रुपए लीटर। तो लोगों ने क्या कहा, हाँ भैया 65 में खरीद लो। इससे क्या हुआ, एक तो आप ये देख रहे हैं सरकार का 30 रुपए का इनकम बढ़ गया, क्योंकि ये पैसा पहले उसको सऊदी को देना पड़ रहा था, अब सरकार अपनी जेब में रखेगी, तो सरकार का इससे क्या बढ़ा, रिजर्व बढ़ा, पैसा बढ़ा। दूसरा, अब हमें डॉलर भी कम खर्चा करना है, इसका मतलब हमारा फॉरेक्स भी बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज का फायदा हुआ, देखो लोगों को जब हम कोई चीज बेचते हैं ना, तो उसकी कीमत कम करना बहुत आसान होता है, बट कीमत बढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आपको सरकार कोई चीज सस्ते में दे रही है और कल सरकार उसकी कीमत बढ़ाती है, तो सरकार पे प्रेशर आता है, सरकार चीजों की कीमतें बढ़ा नहीं सकती है। तो इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी 70 था, सरकार ने 65 किया, तो इससे क्या हुआ, एक तो सरकार ने कॉस्ट कम कर दी, दूसरा इतनी कम नहीं की कि बाद में बढ़ाई ना जा सके। तो अब देखो धीरे धीरे कीमत बढ़ के 80 पहुंचा दी, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग आदत में थे 70 65, 70 65, 75 80। अगर सोचो सरकार 35 रुपए कर देती, 40 कर देती, 40 से 80 जाने में सरकार की हालत खराब हो जाती, आप तो वोट ही नहीं देते सरकार को, भैया ये तो बहुत गलत बात है, आपने 40 से 80 कर दिया। बट अभी क्या किया सरकार ने, सरकार ने कहा भैया धीरे धीरे, हौले हौले, कितना, 70 65 65 66 80, बस लोगों को ज्यादा ध्यान भी नहीं रहा। दैट्स हाउ ऑयल इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और सरकार ने इस सिचुएशन को 2014 में ऐसे टैकल किया था। किस्मत बहुत अच्छी थी, दैट इज जैसे ही ये टाइम फेज आया, ठीक है, गवर्नमेंट का, वैसे ही स्टेबिलिटी आने लगी, और स्टेबिलिटी आने से क्या हुआ, सरकार को मौका मिल गया आपका ऑयल से एक तो इनकम करने का, दूसरा लोगों को ऑयल की कॉस्ट पे घटाने का। ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जितना ट्रांसपोर्ट वगैरह है, जो रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू होता है, इसी तेल वगैरह की वजह से तो होता है। और इस तेल से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी में जैसे ही ये तेल की कीमत कम हुई, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला, सरकार की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के बाद क्या हुआ, सरकार ने आराम से उस तेल की कीमत से टैक्स कमाया। दूसरी चीज, ऑयल सस्ता होने से क्या हुआ, बाकी जगह पे सरकार को फायदा मिला, जहाँ सरकारी काम चल रहे होंगे वहां तो तेल सस्ता ही है ना, तो सरकार को डेवलपमेंट का ज्यादा टाइम है। अब देखते हैं कि सरकार कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, महंगाई से निपटने की, या मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति को एकदम खत्म नहीं किया जाता, मुद्रास्फीति को कुछ घटाने का प्रयास किया जाता है। पहला हम कहते हैं राजकोषीय या बजटीय पॉलिसीज, ठीक है, राजकोषीय नीतियां या फिर बजटीय नीतियां, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज, जो सरकार लेती है, ठीक है, बजटीय नीतियां। सरकार बजट में ऐसा क्या कर सकती है, राजकोष पे ऐसा क्या कर सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो अभी मैंने आपको कुछ स्टेप्स ऊपर बताए थे, क्या कर सकते हैं, सुनना। सरकार क्या करे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, क्या कर दे, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर दे, या एक काम और कर सकती है सरकार, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दे, इससे महंगाई कंट्रोल होगी। कैसे होगी सर, अभी तो पढ़ा ऊपर देखो, डायरेक्ट टैक्स कम होने से महंगाई बढ़ती है, तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, महंगाई कम हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से महंगाई होती थी, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दो सर, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। बढ़िया पॉलिसी है, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है, बट हाँ, जब सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो सरकार ये करती है, ठीक है। वरना जो ऑप्शन है वो क्या है कि बैंक जो है आरबीआई, उसको कह देते हैं भैया कि आप निपटाओ यार, ये जो टैक्स वाला सिस्टम है ये अपने बस में नहीं हो रहा है। दूसरी चीज देखो, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसी को रिलेट करेंगे, ठीक है, देखना।
दूसरा है राजकोषीय नीति अगर ना अपनाई जाए तो एक काम और किया जा सकता है, सरकार सार्वजनिक व्यय को कम कर दे। सार्वजनिक व्यय क्या था? पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है, जो लोगों पर खर्चा किया जा रहा है, मनरेगा का जो पैसा उनको दे रहे हैं, उसको कम कर दे। जैसे ही महंगाई बढ़ी, सरकार क्या करेगी? सार्वजनिक व्यय कम कर देगी और लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो वो टीवी कम खरीदेंगे, टीवी कम खरीदेंगे, समोसा कम खाएंगे, समोसा कम खाएंगे तो समोसे की कीमत आप क्या कर लोगे? घटा दोगे। समझ में आया? तीसरा तीसरा है ऋण। ऋण के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोन, है ना? लोन तो आप जानते ही हैं। लोन में क्या है? सरकार आरबीआई से लोन लेना बंद कर दे। आरबीआई से लोन ना ले। और ये लोन किससे ले ले? पब्लिक से ले ले, लोगों से ले ले, पब्लिक से ले। पब्लिक से लेगा मतलब पब्लिक से या पब्लिक सेक्टर का जो बाकी चीजें हैं, सरकार के आरबीआई के अंदर नहीं आकर के कोई और, जहां लोग आपस में पैसा रखते हैं, जहां से लोगों को पैसा मिलने में दिक्कत हो। मान लीजिए सरकार आपसे आकर गई, भैया पैसा दे दो यार हमको, आपको कोई बॉन्ड बेच दे सरकार। इससे क्या होगा? आप जो पैसा मार्केट में खर्च करते, वो पैसा आप सरकार को दे देंगे। इससे क्या होगा? सरकार के पास आपका पैसा चला जाएगा, आपके पास पैसा कम हो जाएगा, आपके पास पैसा कम होगा, आप मार्केट कम जाएंगे, समोसा कम खाएंगे, आप समोसे की कीमत नीचे आ जाएगी। इजी, बढ़िया। फिर देखो, सरकार एक और काम कर सकती है। सरकार मौद्रिक नीति का भी पालन करवा सकती है। मतलब वो एसबीआई, आरबीआई के थ्रू ये सारा काम होता है, मौद्रिक नीति वाला, बट इसको मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। ये भी बड़े ही प्यारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मौद्रिक नीति। देखो, सरकार का मेन मोटिव क्या है? जनता के हाथ से पैसा छीनना, ठीक है? इसमें क्या करती है? मॉनेटरी सिस्टम्स में से हम चीजों को कम कर सकते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व रेशियो बढ़ा दे, मतलब बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़े, एसएलआर बढ़ा दे, ठीक है? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़े, प्राइवेट बैंकों को, और उनको अपने पास भी ज्यादा पैसा रखना पड़े। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई घट जाएगी। मनी सप्लाई घट जाएगी क्योंकि बैंक अपने पास अब ज्यादा पैसा रखेंगे। मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा किए और सीआरआर 6% है, तो क्या होगा? 100 रुपए में से 6 रुपया बैंक को देना पड़ेगा। एसएलआर 6 है मान लो, तो 6 रुपया आरबी जो भी बैंक आपका है उसको अपने पास रखना पड़ेगा। सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक, आप आईसीआईसीआई बैंक में गए, आपने 100 रुपया दिया, तो क्या होगा? सरकार बैंक को इसमें से अगर 6% चल रहा है तो इस 100 का 6% सीआरआर सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा, और बाकी का 6% उसको अपने पास रखना पड़ेगा, कैश, एसएलआर कहते हैं इसको। और सपोज करो कि आरबीआई ने ये बढ़ा करके 10% कर दिया, तो अब क्या होगा? 6 की जगह बैंक को 10 देना पड़ेगा और अपने पास भी 10 रखना पड़ेगा। तो पहले जहां 6 और 6 12 रुपया बैंक के पास बचता था और बाकी सारा वो लोन में दे देती थी, 12 रुपया बचा तो 88 रुपया सरकार दिए, बैंक जो है पहले लोन पे दे सकती थी। लेकिन जैसे ही सीआरआर और एसएलआर 10-10 हो जाएगा, अब 20 रुपया जमा हो जाएगा और केवल 80 रुपए बचेंगे। तो देखो 8 रुपया कम कर दिया। ये 8 रुपए खर्च नहीं होंगे क्योंकि ये 8 रुपए बैंक के पास है, और 8 रुपए खर्च नहीं हुए तो 8 रुपए की वजह से महंगाई क्या होगी? कंट्रोल हो जाएगी। इसे कहते हैं मौद्रिक पॉलिसीज या मौद्रिक नीतियां, ठीक है? हालांकि मैंने अभी आपको एसएलआर वगैरह नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्या होता है कैसा होता है करके, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, अभी इतना समझ जाओ कि जब भी आप बैंक में रुपया जमा करते हो ना, तो उसका कुछ परसेंट बैंक आरबीआई को भेजता है कैश, कुछ अपने पास रखता है कैश, उसके बाद बचा हुआ पैसा लोन में देता है। तो ये एसएलआर और सीआरआर अगर बढ़ जाएगा तो बैंक लोन कम दे पाएगा, कम देगा तो मॉनिटरी सप्लाई कम हो जाएगी, तो लोगों के पास पैसा घट जाएगा, पैसा घटेगा तो अपने आप महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है इतना? चलो, ये चारों आपने देखा होगा, राजकोषीय नीति और इन सब से, इन चारों ऊपर के पॉइंट से मैंने कहीं ना कहीं केवल डिमांड फुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। देखा आपने, इन चारों में मैंने डिमांड पे फोकस किया था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम किया था। अगर मुझे लागत प्रेरित इन्फ्लेशन कम करना हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम करना हो, तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, सरकार को कोई वस्तु जो कम है, ठीक है, अभावग्रस्त वस्तु है मान लेते हैं, अभावग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज की कमी है। मान लो आलू, आलू की कमी चल रही है देश में, तो समोसे की कीमत बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उसका निर्यात घटा देना चाहिए। मतलब देश में आलू कम है तो आलू बेचना बंद कर दो बाहर। जैसे अभी क्या हुआ था, चावल है, गेहूं है, इसका निर्यात सरकार ने बंद कर दिया।
क्योंकि सरकार को पता था कि भैया इस बार दुनिया में प्रोडक्शन कम हुआ है, इंडिया में भी कम हुआ है। अगर इंडिया के लिए ही खाना नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार ने कहा कि देखो आप निर्यात नहीं कर सकते, इसका निर्यात तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर लो, आयात। अगर कहीं मिल रहा है तो तुरंत खरीद लो आलू। आपकी समोसे की दुकान है, आपके पास उड़ती उड़ती खबर आई कि इस बार आलू कम होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? एक तो आप अपने पड़ोस वाले दुकान वाले से कहोगे कि भैया किसी और को मत देना, मुझे ही देना। ये हो गया निर्यात कम कर देना। दूसरा आप क्या करोगे, कोई दूसरे इलाके में अगर आलू मिल रहा है तो वहां से तुरंत खरीद लोगे, इसे कहते हैं आयात। ऐसा करने से महंगाई कंट्रोल होती है। निर्यात कम कर देना चाहिए और आयात बढ़ा देना चाहिए। आयात मतलब बाहर से मंगाना चाहिए सामान, है ना। दूसरा, उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उत्पादन को प्रोत्साहन कर देना चाहिए। देखो, उत्पादित या हम जो महंगाई की बात कर रहे हैं वो है अभी पूर्ति संबंधित, है ना। पूर्ति संबंधित महंगाई क्यों आती है? जब आप समोसा बनाना कम कर दोगे या समोसा महंगा कर दोगे तब आती है। लेकिन सोचो, आपने समोसा महंगा किया क्यों था? समोसा महंगा इसलिए किया था ना कि आपके पास रेंट महंगा हो गया था, पैसा ज्यादा देना पड़ा। कैसा रहे कि कोई और बाहर से आके कहेगी यार ये लो मेरी तरफ से 1 लाख रुपया लो, अपनी दुकान में लगाओ, निवेश बढ़ जाए आपके पास। अचानक से कोई कहेगी लो यार भैया 1000, 10, 40,000, 50,000 रुपया मेरी तरफ से लगाओ अपनी दुकान में, निवेश बढ़ जाएगा तो आप समोसा सस्ता कर दोगे। सोचो, आपके लिए कोई दुकान बना के दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए तो भी आप समोसा सस्ता कर दोगे। आपके लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपको दे दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो हाथ से आप समोसा बना रहे थे उस समोसे को कोई मशीन से बना के आपको दे दे, आप तो कहोगे बहुत बढ़िया। समझे। दूसरी चीज, सरकार कह दे कि समोसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स ही कम कर दे सरकार, आपके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। भले ही आपका आलू महंगा हो गया हो, किराया बढ़ गया हो, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा हो, आपको वेतन ज्यादा देना पड़ रहा हो, फिर भी क्योंकि पैसा किसी और ने निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होकर के कॉस्ट कम हो गई है, टैक्स आप पर सरकार कम लगा रही है, तो अब आप समोसा सस्ता बेचोगे। समझे। इससे इसे कहते हैं कंट्रोल करना। दूसरा देखो, जमाखोरी सरकार बैन कर दे, सरकार कहे कि किसी के भी पास इतने से ज्यादा आलू नहीं होने चाहिए, जमाखोरी बैन कर दे, अपने आप आलू मार्केट में घूमेगा, आपको मिलेगा, आप बढ़िया समोसा बना के बेचोगे। एक और, अगर हो सके तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे सरकार। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका बनाया हुआ समोसा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे मिलेगा, सबको मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, खरीदो। अपने आप क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। इसको 5, 6, 7 और 8 इसमें से भी ऊपर के दो, वैसे जमाखोरी को भी अगर मैं हटा दूं, 7 और 8 जो पॉइंट है ना, इनको बड़ा कॉमन पॉइंट माना जाता है, तो ये दोनों में आते हैं। बेटर रहता है हम 5 और 6 को काउंट करें। इनको हम कहते हैं सप्लाई रिलेटेड। तो अगर कभी मांग जन्य मुद्रास्फीति आती है तो उसमें हम 1, 2, 3, 4 का यूज करते हैं। कभी आपका कॉस्ट रिलेटेड आती है तो 5 और 6 का इस्तेमाल करती है सरकार। 7 और 8 बहुत ही कॉमन स्टेप है जो हर बार लिए जा सकते हैं। ठीक है? कभी भी महंगाई बढ़ रही है तो इन दोनों को, 7 और 8 को आराम से यूज किया जा सकता है। तो क्या अब आप उपाय समझने की स्थिति में हैं कि सरकार किन तरीकों से महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? इनमें से ना जब सरकार कोई स्टेप लेगी तो मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा कि सरकार ने आज ये किया है, फिर आप रिलेट कर सकते हैं उसको कि अच्छा ये हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। इजी है, हो जाएगा, बढ़िया। तो कल मैं आप लोगों को फिलिप्स कर्व करवाऊंगा, एडब्ल्यू फिलिप्स ने जो करा था। उसके बाद हम देखेंगे कि इस महंगाई का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से कोई फायदा भी है या नुकसान ही नुकसान है? तो हम कल देखेंगे कि इन दोनों से क्या फायदा है, इन्फ्लेशन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिलिप्स कर्व कैसे काम करता है, और जब इन्फ्लेशन पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको फिस्कल पॉलिसीज और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसीज है इन दोनों के बारे में बताऊंगा। बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेपो ये क्या होते हैं, उसके अलावा सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, ये सारा जितना कुछ हमारा निवेश से रिलेटेड आया है इसके बारे में जब ये सारा हो जाएगा, इसी में मैं ट्राई करूंगा कि हम कल ही कोशिश करें टैक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके अंदर भी टैक्सेशन होता कैसे है, कैसे ये काम करता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये सब हम कल करेंगे। होप सो आज वाला लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा लेक्चर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन के टाइप्स अभी मैंने आपको और बताने हैं, वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड ना 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग, गैलोपिंग, रन अवे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश की तरह ही पूछते हैं इनको। स्टैगफ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ऐसे पूछते हैं।
ये मैं आपको सब कल एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा बहुत अगर टाइम हुआ तो मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कल करा दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो होप सो आज वाला क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, आज हमने बेसिकली यही इन्फ्लेशन के बारे में ही पढ़ा था, शुरू से ही इन्फ्लेशन का टॉपिक। ठीक है ना, होप सो इतना क्लियर होगा गाइस। ठीक है।